आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड ने हाल ही में साइबर पावर इंडेक्स को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों की रैंकिंग की जाती है, जिसका आधार होता है कि अगर किसी देश में कोई साइबर अटैक होता है तो वह देश उससे निपटने या फिर उसे रोक पाने में कितना सक्षम है। इसके अलावा इसमें सर्विलेंस, दूसरे देशों के साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग, साइबर डिफेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर देश में कितनी सतर्कता है और उसे रोक पाने में वह कितना सक्षम है, इस आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग की जाती है। हालिया छपी रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, अपने पड़ोसी चीन के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, पहले नंबर पर कौन सा देश काबिज है और किसी भी तरह के साइबर हमले को झेल पाने के लिए हम कितने तैयार हैं। आज पॉडकास्ट में बात होगी हार्वर्ड की इसी रिपोर्ट पर, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं काजिम रिजवी। काजिम द डायलॉग के फाउंडर हैं, जो कि एक पॉलिसी थिंक टैंक है। स्वागत है काजिम आपका। नमस्कार ऋतुराज जी। सबसे पहले तो आप यही समझाएं कि ये जो साइबर पावर इंडेक्स को लेकर रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, उसमें क्या है। फिर हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि भारत विश्व के बाकी देशों के मुकाबले कहाँ खड़ा है और उसे कितना और काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब लेंगे, बिल्कुल बेसिक्स जो हमसे और आपसे जुड़े हैं। तो साइबर पावर इंडेक्स जो रिपोर्ट आई है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ये पूरे दुनिया में ये देशों की तुलना करती है। कौन सा देश साइबर सुरक्षित ज्यादा है, कौन सा देश साइबर अटैक से लड़ सकता है, और अपने देश में किन देशों ने अपने सिस्टम ऐसे बना रखे हैं जो कि अटैक और हैक से बचने की क्षमता भी रखते हैं, और कभी भी रिस्पॉन्ड करना हो तो कानूनी और टेक्नोलॉजी दोनों पहलुओं से वो कैसे सबसे तेजी से इन अटैक से बच के और निकल सकते हैं, और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने लोगों की जो काम करने का जो बिजनेस करते हैं जो लोग, और जो अपने आपके देश में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, उन सब को सबसे ज्यादा सुरक्षा कैसे ये देश रख सकते हैं, और उन सब की एक तुलना की गई है। और ये रिपोर्ट आती रहती है, और इस बार जो ये रिपोर्ट आई है उसने टॉप 10 में भारत का नाम नहीं है, मगर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पावर्स में भारत का नाम जरूर है। भारत कहाँ खड़ा है इस पूरे जो इंडेक्स है इसमें? जो टॉप 10 में तो वाकई नहीं है, आपने बता ही दिया। 21वां स्थान मिला है भारत को। जी, 21वां स्थान है भारत का, जो कि अब अगर कुछ पिछले सालों से अब तुलना करें और अभी तुलना करें तो ये एक इम्प्रूवमेंट तो है पहले से, मगर जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों को और जो देश हमारा जो है वो भी चाइना से काफी इश्यूज चल रहे हैं बॉर्डर पे, और वैसे भी चाइना काफी नोटोरियसली फेमस है साइबर अटैक्स के लिए। तो उससे अगर आप तुलना करें तो चाइना नंबर 2 स्थान पे, दूसरे स्थान पे है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइबर पावर। तो चाइना भारत से काफी आगे है, तो हमारी तुलना तो हम चाइना से ही करेंगे, तो काफी आगे जाना है। भारत को भी 21वां स्थान पे है। वियतनाम, मलेशिया जैसे देश भी हमसे आगे हैं। तो इसको अगर आप वैसे कॉन्टेक्स्ट में रखें, ग्लोबल और एशियन कॉन्टेक्स्ट में रखें, तो भारत को काफी काम करना है पॉलिसी वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज आगे बढ़ने के लिए, और मेरे ख्याल से अगले 3 सालों के अंदर टॉप 10 में आने की कोशिश रखनी चाहिए, और उसके बाद स्लोली अब उसको आगे बढ़ाना चाहिए भारत को, और वो हो भी रहा है। अभी अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी भी आने वाली है 1-8 महीनों में, और भारत की जो साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं वो काफी समझते हैं इस बात को। तो ऐसा नहीं है कि भारत इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, मगर कोशिश यही रहेगी कि और आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी चाइना को ओवरटेक किया जाए। अभी हम इस पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फॉरेन सर्विलांस पर, भारत के पार्टनर्स कंट्री पे, इन सब चीजों पे बात होगी, लेकिन बहुत आसान भाषा में जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें समझाने के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मेरा मोबाइल अभी भारत में रखा है, हम और आप इंडिया में बात कर रहे हैं जी, ये कितना सिक्योर है, और अगर इसी पूरे इकोसिस्टम को उठाकर हम यूएस लेकर चले जाएं,
वो फिर कितना सिक्योर हो जाएगा? जरा ये अंतर समझाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ऋतुराज जी, ये बात तो सच है कि यूएस से अगर आप तुलना करें तो यूएस में आपका मोबाइल फोन और आपका इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा सेफ है, और वहां पे अटैक और हैक होने की जो कि क्षमता है सरकार की वो बहुत ज्यादा है। अटैक और हैक से बचने की क्षमता सरकार की बहुत ज्यादा है वहां पे। तो ये सच है कि यहाँ पे ज्यादा रिस्क है अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। यूएस में क्षमता ज्यादा है, और इसके तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यूएस में अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो साइबर अटैक से बचने की जो टेक्नोलॉजी है जैसे एनक्रिप्शन वगैरह, वो उस देश में बहुत ज्यादा उन्होंने उस पर तरक्की हासिल करी हुई है। ये इंक्रिप्शन वगैरह वही होता है कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं, वो ग्रीन ग्रीन सा वो दिखाते हैं, डेटा इधर से उधर जा रहा होता है, एबीसीडी कुछ लिखा होता है। नहीं, एनक्रिप्शन जैसे एक तरीके से आप कहें कि एक ऐसा लॉक है कि वो तोड़ा नहीं जा सकता, और सबसे ज्यादा सेफ गार्ड एनक्रिप्शन करता है टेररिस्ट से और एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट से बचने के लिए। एनक्रिप्टेड डिवाइसेस और एनक्रिप्टेड नेटवर्क जो होते हैं उनको आप कभी हैक नहीं कर सकते। अगर आप पिक्चरों में देखा होगा, ये खास करके अंग्रेजी पिक्चरों में दिखाते हैं कि कंप्यूटर पे कुछ खोल रहा है, वो घुस नहीं पा रहा है उसके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जो है यूएस की काफी एडवांस्ड है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि यूएस में जो जिस तरीके से कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं और बाकी देशों के साथ जैसे यूरोप के साथ उनका जो मिलन है और जो खास करके जो पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है। आपने फाइव आइज का नाम सुना होगा, और ये फाइव आइज नेशन जो है ये आपस में इंटेलिजेंस गैदरिंग और शेयरिंग काफी करते हैं। तो जैसे एक पड़ोसी हो गया या आपका एक फ्रेंडली नेशन हो गया, वो कहने लगा भैया देखो तुम्हारे देश में ये अटैकर ऐसे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मैंने इसको देखा है, तुम इससे बच लो, और ये स्थिति अपनाओ। और ये वो हो ये गया जैसे हम बालकनी से पड़ोसी का बालकनी झांकते रहते हैं कि कोई घुसा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरीके से इससे अच्छा एग्जांपल मैं दे नहीं पाऊंगा अभी, मगर भारत जो है तो यूएस में जो है ओपन है ये सब की कम से कम अपनी जो फ्रेंडली नेशन के साथ ओपननेस है, और डेटा शेयरिंग बहुत अच्छी है, तो वो उनका बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा बात ये है कि यूएस के जो कानून है जैसे प्राइवेसी की तरफ देख लीजिए या साइबर सिक्योरिटी की तरफ देख लीजिए, वो काफी उस तरीके से वो इवॉल्व हो रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस भी इवॉल्व हो रहा है कि वहां पे लोग हमेशा चाहते हैं कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी बनी रहे। और ये सिर्फ बात यूएस की नहीं है, अगर आप देखें टॉप 10 के इंडेक्स में तो यूरोपियन नेशन भी हैं उसमें। जबकि मैं अभी आप देखिए तो यूके 3rd नंबर पे है, नेदरलैंड्स 5 नंबर पे है, फ्रांस 6 पे है और जर्मनी 7 पे है। ये सारे यूरोपियन यूनियन नेशंस हैं, और आज की डेट में यूरोपियन यूनियन का सबसे ज्यादा प्राइवेसी पे फोकस है, जो कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेजिम जो उनकी आई है 2 साल पहले, और साइबर सिक्योरिटी पे उनकी बहुत ज्यादा पकड़ है। तो इतने सख्त कानून जब किसी देश में और किसी यूनियन में लगते हैं तो ऑफ कोर्स उनको तो होना ही है आगे हम लोगों से। हमने पहला सवाल मोबाइल को लेकर पूछा, मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर हमने पूछा, क्योंकि आजकल लगभग हम लोग सब कुछ अपना बैंकिंग से लेके पेमेंट जी सिस्टम तक सब कुछ हम लोग फोन पे रखते हैं। और जी खासकर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इस पॉडकास्ट से पहले बात भी कर रहे थे कि जी कोविड के बाद से साइबर अटैक्स जो हैं वो काफी बढ़ गए हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए जब ज्यादा लोग ऑनलाइन रहेंगे और ज्यादा इंटरेक्शन होंगे तो साइबर अटैक्स तो ज्यादा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जबकि हमारे एनएसए अजीत जोगल जी ने भी ये बात बोली थी लास्ट वीक कि साइबर अटैक ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहला कदम जो भारत सरकार उठा रही है वो एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी बनने जा रही है। अगले 1-2 महीने के अंदर उसको लागू कर दिया जाएगा। कम से कम कंसल्टेशन के लिए तो वो बाहर निकालेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारत में जैसे ज्यादा से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है कि हम जो है हमारा जो स्टेट कैपेसिटी है कि हमारी जो पुलिस, हमारे लोकल अफसर, साइबर सेल, इन सब की साइबर अटैक से बचने की क्षमता कम है। तो इन लोगों को ट्रेनिंग ज्यादा देने की जरूरत है, इन लोगों को ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने की जरूरत है जहां पे ये लोग समझें कि नए साइबर अटैक कैसे हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत बिल्कुल है। तीसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में मेटा डेटा एनालिटिक्स, फॉरेंसिक एनालिटिक्स, इन सब चीजों पे रिसर्च लैब्स इतने नहीं बने हैं जितना अगर आप इसराइल को देखें। और इसराइल ने तो खैर पिछले 10 सालों में मतलब बहुत चमत्कार किया हुआ है कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उनके लैब्स में और रिसर्च में।
फोकस ज्यादा डाला हुआ है, सारे कंट्रीज ने, यूएस ने, रशिया ने, सब ने। तो इससे क्या होता है कि आप समझते रहते हैं कि नए नए साइबर अटैक्स कैसे पनप रहे हैं, और ये जो साइबर अटैकर्स होते हैं, खास करके जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स और बहुत टेररिस्ट एलिमेंट्स भी होते हैं, ये लोग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि अब ये अटैक इस देश बच गया तो ये दूसरी तरीके से करके देखे तो कैसे होगा। तो ये तीन पहलू बहुत जरूरी हैं भारत को फोकस करने के लिए, और मैं मतलब होप रखता हूं कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में भी ऐसा कुछ होगा कि नए नए फॉरेंसिक लैब की स्थापना हो, और हमारे देश में ऐसे कोई पॉलिसी आए जिस तरीके से हम लोग जो हैं अपना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड कर सके। जैसे अगर आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी साइबर अटैक की बात हुई थी। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एनआईसी के सर्वर पे अटैक हो गया था, जहां पे इतने सारे गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन होते हैं। जी जी। तो ये अटैक तो देखिए सबसे ज्यादा चाइना से आ रहे हैं, और चाइना तो खैर इनका तो फाउंडेशन ही यही है कि अटैक करते रहे और परेशान करना इन लोगों के रग रग में है। तो इनसे बचने के लिए भारत को सबसे जरूरी रहेगा कि अपने एलाइज के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग गठबंधन की जरूरत है। आज की डेट में सबसे ज्यादा गठबंधन आपको चाहिए तीन देशों में। पहला हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया यूरोपियन यूनियन, और तीसरा हो गया इजराइल। इन तीनों देशों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन की जरूरत है, डेटा फ्लो एनेबल करने की जरूरत है, डेटा शेयरिंग की जरूरत है, इनसाइट गैदरिंग की जरूरत है। डेटा शेयरिंग पे मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा। जैसे अगर आप देखें, आज इंटरनेट ग्लोबल हो गया है, कोई ज्यूरिसडिक्शन फोकस नहीं है, कहीं से भी आप कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में साइबर अटैक्स का नेचर भी ग्लोबल है। जो कल वियतनाम में होगा वो आज भारत में हो सकता है, या जो आज मलेशिया में हुआ है वो कल भी यूएस में हो सकता है। तो देशों को आपस में मिलके कोलैबोरेट करने की बहुत जरूरत है। और भारत का जो डेटा है, भारत का जो जिस तरीके से वो फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं कंपनीज, उन कंपनीज को जरूरत होती है मल्टीपल कंट्रीज के सोर्सेज से डेटा एनेबल करने की और डेटा एक्सेस करने की। वो पॉलिसीज भारत में जब आएंगी, और अभी अनफॉर्चुनेटली आरबीआई की एक पॉलिसी आई थी जहां वो डेटा लोकलाइज करने की बात कर रहे हैं, वो साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्षमता से बचने के एकदम अगेंस्ट है, और ऐसी पॉलिसीज हमें पीछे ले जाएंगी। काजिम, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। अगर हम मान लीजिए इजराइल से, यूरोपियन यूनियन से या फिर यूएस से हम आपसी तालमेल बढ़ा भी लेते हैं, तो क्या हमारी स्टेट कैपेसिटी या फिर हमारी स्टेट इतनी कैपेबल है कि वो उतने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को या फिर उस तरह के एडवांसमेंट वाली जो टेक्निक है उसको अपना सके, उसको पढ़ सके और उससे कुछ बेहतर अचीव कर सके? दोनों चीजें साथ में होनी पड़ेंगी। आपकी बात सही है कि स्टेट की हमारी कितनी कैपेसिटी नहीं है, मगर स्टेट कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस अफसर, जैसे अगर आप देखें किसी थाने में जाते हैं, वहां पे कोई इंस्पेक्टर है, उसको भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइबर अटैक्स की आज की डेट में। और स्टेट कैपेसिटी पे फोकस रखना एक बहुत जरूरी पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप अपने कानून को भी सख्त करें। तो मैं 3 कानून की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले जो है इंटेलिजेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस के लिए और टारगेटेड इंटेलिजेंस के लिए सर्वेलेंस लॉ लाना बहुत जरूरी हो गया है। और ये कानून जो है सर्वेलेंस के अराउंड भारत में लाने के लिए, जिससे आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को अकाउंटेबल बना सकें, उनको कैपेसिटी दे सकें और उनको ज्यादा रिफॉर्म ला सके, उनको ज्यादा अच्छी तरीके से एनेबल कर सके कि वो टारगेटेड सर्वेलेंस करें और ऐसा हो कि एकदम पिन पॉइंटेड अप्रोच रहे। तो सबसे पहले तो आपको एक सर्वेलेंस लॉ की जरूरत है जो कि पार्लियामेंट जल्दी से जल्दी पास करे। दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। और अगर आप देखें तो आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, चाइनीज ऐप का बैन हुआ या प्राइवेसी की बात हो रही है कि आपके ऐप से ये हो रहा है और हमारा डेटा यहाँ जा रहा है, वैसा हो रहा है।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए और इन सब चीजों से एक ही अप्रोच है कि आप एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाएं। और भारत सरकार इस पे ऑलरेडी काम कर रही है और भारत सरकार ने एक बिल पार्लियामेंट में पिछले दिसंबर में पहले डाल भी दिया है, जबकि इस पे चर्चा चल रही है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। तो ऐसा नहीं कि भारत सरकार सोच नहीं रही है, सोच रही है, मगर काम थोड़ा धीरे हो रहा है। मगर ये बिल लाना और इसको लॉ बनाना बहुत जरूरी है अपनी साइबर सिक्योरिटी को और अपने प्राइवेसी को ज्यादा मजबूत करने के लिए। तीसरा मैं ये कहूंगा कि आपको टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ऐसी गाइडलाइन लानी पड़ेंगी जहां पे आप एन्क्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजियों को सपोर्ट करें। और अभी TRAI का एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है पिछले हफ्ते, जहां पे TRAI ने खुद कहा है कि एन्क्रिप्शन जरूरी है। और भारत सरकार ने भी एक कंपटीशन रोल आउट किया था जहां पे उन्होंने कहा था कि हम नए स्टार्टअप को पैसा देंगे जो एन्क्रिप्शन की नई टेक्नोलॉजी बनाए। क्योंकि आप देखें कोविड-19 में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, आप ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है, दोस्त ऑनलाइन मीटिंग करते हैं अपने एक दूसरे से बात करने के लिए, ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है, मीडिया भी ऑनलाइन है, सब कुछ जितना भी ऑफलाइन दुनिया में होता था वो सब अब ऑनलाइन हो चुका है। तो इसलिए इंटरनेट को कैसे सेव करिएगा, इसके लिए सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी आज की डेट में एन्क्रिप्शन है। और वहां पे इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी और ट्रेनिंग खास कर में बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ ऐसे कानून हो जो इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें और प्रमोट करें आगे आने वाले दिनों में। अब हम लौटते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसकी बात जी हमने बहुत शुरू में की थी। हमारे जी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, ये जी कितने महफूज हैं? देखिए, आज की डेट में ऋतुराज जी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े बहुत वल्नरेबल तो है। और उसका रीजन भी यही है कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी हमने डेवलप नहीं करी है जिससे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि अक्सर ये होता है कि साइबर अटैक से बचने के लिए जो IT डिपार्टमेंट होता है वो एक एड ऑन होता है। अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे जरूरी और जैसे मैं कहूंगा कि वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं होता है, वो होना चाहिए। भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप देख लें एयरपोर्ट, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हो गए या RBI हो गया या न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, इन सब में साइबर अटैक एक बहुत ही क्रूशल, साइबर अटैक से बचने की जो डिपार्टमेंट है उनका जो ट्रेनिंग, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी जो एडवांसमेंट और कैपेसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इनको आप कैसे प्रमोट करें। तो जैसे आप देख लीजिए, इजराइल के साथ आप प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेनिंग ले लें, या आप US और EU के साथ आप कोलैबोरेशन करें कि उनसे समझें वो कैसे कर रहे हैं, फिर आप अपना भी आइडिया शेयर करिए। ऐसे बहुत चीजें जो भारत कर रहा है जो बाकी देश नहीं कर पा रहे होंगे, तो एक आपस में तालमेल की जरूरत है। और एक डेटा इंटेलिजेंस इकोसिस्टम की जरूरत है जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, भारत की इंटेलिजेंस US की इंटेलिजेंस के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में रहे, EU के इंटेलिजेंस के साथ भारत की इंटेलिजेंस क्लोज कोलैबोरेशन में रहे। तो इंटेलिजेंस को भी आप साथ में काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे साइबर सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। इन ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और सबसे जरूरी है टेक्नोलॉजी की। और इन सब में एन्क्रिप्शन एनेबल्ड सर्विसेज लाना और ऐसे इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना कि बाहर से कोई अटैक ना कर सके। और अगर अटैक करना चाहे भी तो आप इतना टाइम हो आपके पास कि आप रिस्पॉन्ड कर सकें, क्योंकि ये अटैक होते हैं रियल टाइम में। अभी अभी किसी ने चाहा तो आपका पूरा 5 मिनट के अंदर आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिव, क्विक हो और वो समझ जाएं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और ये बगैर ट्रेनिंग और कैपेसिटी के नहीं हो पाएगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक्स होते हैं अक्सर वो फॉरेन कंट्रीज या एनिमीज करते हैं, ऐसा हम जी मान के चल रहे हैं। तो क्या जी इस तरीके का कोई कानून है हमारे पास जो फॉरेन अटैक्स का सर्विलांस कर सके, उससे बचने के लिए कुछ पहले से कदम या एहतियात बरत सके? ऐसे कानून नहीं है और इसीलिए एक सर्वेलेंस लॉ अगर हम लाएं देश में, जहां पे आप आइडेंटिफाई करें चैलेंजेस, साइबर चैलेंजेस वगैरह, और उसके बाद आप उसको आगे लेके जाएं, तो फिर मेरे ख्याल से एक कदम आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारी जो सर्विलेंस रजीम है उसको एक रिफॉर्म की जरूरत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिफॉर्म की जरूरत है। और खास करके जो पुलिस डिपार्टमेंट हो गए आपके, उनको समझना होगा कि सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इस वक्त जो है आपको साइबर हैकर और साइबर क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।
आप अभी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, सबसे जरूरी आज की डेट में अगर देखा जाए तो साइबर आत्मनिर्भरता की जरूरत है भारत को। और उस वजह से हम लोगों को इस पे कानून, सर्वेलेंस लॉ, तो मैंने शुरुआत में भी बोला था और फिर से बोलूंगा, इंटेलिजेंस एजेंसी को अकाउंटेबल बनाना और एक ऐसा लॉ लाना जहां पे आप सब कुछ एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर रहे और पार्लियामेंट इस पर डिबेट करे, क्योंकि ये इश्यूज नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है। दूसरी बात, डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है तो फिर काफी इश्यूज उससे भी हैं, क्योंकि इंडिविजुअल प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज होती है तो उससे भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें साथ में होनी पड़ेंगी। एक कैपेसिटी, कानून नए लाया जाए, डेटा शेयरिंग, डेटा फ्लो एनेबल किया जाए, जिससे आप रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन, रियल टाइम साइबर अटैक्स पकड़ सकें, क्योंकि ये चीजें इनमें आप 2-3 महीने का वेट नहीं कर सकते, इनको आप तुरंत होना पड़ेगा। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को साथ में काम करना पड़ेगा। उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो बाकी देशों के साथ काम कर सके कि भैया अगर कोई अटैक हुआ या हैक हुआ है तो उसका हमें समझ में आए कि डेटा है कि नहीं है। तो उसके लिए आप बायलैटरल ट्रीटी फॉर्म करिए यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसपे आप पूरा डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट बनाए। जब भी डेटा की जरूरत हो, भारत गवर्नमेंट सरकार को डेटा मिल जाएगा। उसके लिए भारत सरकार डेटा फ्लो एनेबल करे और इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारत सरकार की है वो सब्सिक्वेंटली यूरोपियन यूनियन और यूएस की इंटेलिजेंस के साथ कंटिन्यूस कोलैबोरेशन में रहे, जिससे कल को कोई ऐसा अटैक हो उसके लिए अब हाथ से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जरूरी चीजें हैं और ये बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि भारत पीछे बहुत है, ऐसा 21वें स्थान पे है, जो कि काफी बढ़िया रैंकिंग है। मगर हम तो चाहेंगे कि नंबर 1 हो जितना जल्दी हो सके। और खास करके चाइना से तो आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आज की डेट में देखा तो चाइना एक खतरे चाइना से तो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि हम नंबर 1 पे चले हैं, वो नंबर 2 पे है। बिल्कुल बिल्कुल, या वो हम नंबर 2 पे हो जाए, वो नंबर 3 पे हो जाए, हम नंबर 1 पे होना चाहिए वैसे। तो चाइना से तो हमें बचना पड़ेगा। देखो, चाइना से बात सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इंटरनेट और साइबर स्पेस में भी है। इंफॉर्मेशन वॉर है। इंफॉर्मेशन वॉर है, बिल्कुल। तो इसके लिए आपको अपने एलाइज के साथ ज्यादा कोलैबोरेट करना पड़ेगा, डेटा फ्लो, डेटा शेयरिंग, और एक बायलैटरल अग्रीमेंट अरेंजमेंट बनाइए जहां पे आप लॉ एनफोर्समेंट, दूसरी लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम करें और आप कंपनीज को, आप बिजनेसेस को डेटा शेयरिंग, डेटा फ्लो में अलाउ करें कि भैया डेटा इधर से उधर ट्रैवल करेगा। बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बेसिस पे जो रियल टाइम एआई, रियल टाइम फ्रॉड एनालिटिक्स जो आप जनरेट करेंगे, उसके बेसिस पे आपका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तेज बनेगा। आज की डेट में अगर आपको 20 मिनट लगेगा एक अटैक को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो फ्री फ्लो डेटा में और रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन कैपेबिलिटी जब आप बना लेंगे तो घट के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट हो जाता है। तो इससे आपकी क्षमता बढ़ती है। अब जाते जाते एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा जो हमारे यूजर्स के बहुत काम आ सकता है। ये बताइए कि हम और आप अपना मोबाइल डेटा कैसे सिक्योर रख सकते हैं। बैंक के इंफॉर्मेशन होते हैं, उसमें बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं आज के समय में। इसके लिए कोई उपाय है, या अगर कोई तगड़ा आदमी आ गया तो वो ले जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे? कुछ 2-3 चीजें हैं हाइजीन, बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊंगा। 3 चीजें। कभी भी अपना मोबाइल नंबर पब्लिकली अवेलेबल मत करिए। आपके मोबाइल नंबर को लेके लोग फेक अकाउंट खोल के मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकता है, और ये हो रहा है। इस पे हमारी एक रिपोर्ट आने वाली है बहुत जल्दी, जो कि हम बताएंगे कि कैसे होता है। कभी भी अपना पर्सनल डेटा, अपना बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, अपना घर का एड्रेस कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या पब्लिकली अवेलेबल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आपके नाम पे कौन क्या खोल के कहां से पैसा ट्रांसफर करके क्या कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये हो चुका है और ये होता है, ये रोज हो रहा है। दूसरी बात, जितना भी अपना इंफॉर्मेशन है उसको आप ज्यादा से ज्यादा एनक्रिप्टेड चैनल्स के थ्रू शेयर करें। तो वो बहुत जरूरी है। या तो आप खुद का एनक्रिप्शन बनाइए, या अगर आप कोई एनक्रिप्शन सर्विस ले रहे हैं इंटरनेट पे, तो एनक्रिप्टेड चैनल्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अपना पर्सनल डेटा जो है वो आप एनक्रिप्शन चैनल के थ्रू शेयर करें। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बाकी अपने जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या आप किसी ऐप पे यूज कर रहे हैं, तो उस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ें कि वो कितना डेटा ले रहा है, कितना डेटा कब तक ले रहा है, लोकेशन शेयर कर रहा है, फुल ऑल टाइम शेयर कर रहा है, सिर्फ ऐप उस टाइम के लिए शेयर कर रहा है कि नहीं ले रहा है, और कितना आपका फोन बुक एक्सेस कर रहा है, क्या एक्सेस नहीं कर रहा है। ये थोड़ा आपको लोगों को समझने की जरूरत है। ये नहीं हुआ कि भाई मोबाइल आया और ऐप डाला और चालू हो गए।
उसको पहले पढ़िए कि वो आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके फोन में है, कौन कौन सी आपने क्या क्या सेव किया हुआ है और कौन सी ऐप किस चीज को एक्सेस कर रही है, वो समझना जरूरी है। शुक्रिया काजिम रिजवी। हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।